भारत की यह महान धरा हमेशा से ही ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाती आ रही है। यहाँ की शिक्षा पद्धति पूरे विश्व में आश्चर्य का विषय थी। प्राचीन भारत में बहुत से विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिनमें से एक महान विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार था, जो कि अपनी समृद्ध विरासत, ऐतिहासिक महत्व और अपनी अनूठी शिक्षा प्रणाली के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था। नालंदा 3 संस्कृत शब्दों ना, आलम, दा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच यह शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। नालंदा दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां सभी शिक्षक और छात्र एक साथ रहा करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन एक मुस्लिम आक्रांतक की सनक और जलन ने इस ज्ञान के मंदिर का ऐसा विध्वंस किया कि यह फिर कभी दोबारा नहीं बन सका। कैसा था महाविद्यालय नालंदा का परिसर? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईस्वी के बीच की थी। यह यूनिवर्सिटी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना थी। इसका पूरा कैंपस 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, जो एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए एक मुख्य दरवाजा होता था। नॉर्थ से साउथ की ओर मठों की कतारें थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर बने हुए थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की अनेकों मूर्तियां थी। यूनिवर्सिटी की सेंट्रल बिल्डिंग में 7 बड़े और 300 छोटे कमरे थे, जिनमें लेक्चर हुआ करते थे। उस समय यहाँ पर करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहा करते थे। इसकी ख्याति कितनी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने छात्र तिब्बत, तुर्की, जापान, चीन, इंडोनेशिया, फारस तथा कोरिया जैसे देशों से यहाँ आते थे। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। हर मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 बड़ी बिल्डिंग्स, 10 मंदिर, कई प्रेयर और स्टडी रूम के अलावा इस कैंपस में सुंदर बगीचे और झीलें भी हुआ करती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 9 तल का एक विशाल पुस्तकालय था, जिसका नाम धर्मगंज था। बताया जाता है कि इस पुस्तकालय में 3 लाख के लगभग अनेक विषयों पर आधारित गूढ़ किताबें और प्राचीन पांडुलिपियां थीं, जिसमें से कई पांडुलिपियां तो अपनी वास्तविक स्वरूप में थी। पुस्तकालय में 3 बहुमंजिला इमारतें थीं, जिनका नाम रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजका था। नालंदा को भारतीय राजाओं के साथ ही विदेशों से भी आर्थिक मदद मिलती थी तथा 200 गांव से प्राप्त कर अथवा उपज से हजारों विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था। यूनिवर्सिटी का पूरा प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जिन्हें बौद्ध भिक्षु चुनते थे। यहाँ पर छात्रों का अपना संघ होता था, जो महाविद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेता था। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ आर्यभट्ट भी इस विद्यालय के प्रमुख रहे थे। बहुत कठिन होती थी प्रवेश परीक्षा। यहाँ पर प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन होती थी, जिसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही यहाँ प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 स्तरों की कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करना होता था। दुनिया में एंट्रेंस एग्जाम का सिद्धांत भी यहीं से आया है। छात्रों को शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता था। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यानों द्वारा शिक्षा देते थे। लिटरेचर, फिलॉसफी, मैथ्स, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक, मेडिसिन आदि यहाँ के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते थे। यही नहीं, यहाँ पर बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ महायान बौद्ध, हीनयान बौद्ध, सांख्य, मीमांसा, वेदांत, उपनिषद आदि दर्शनों को भी पढ़ाया जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ संस्कृति व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों व संस्मरणों में नालंदा के विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। वेनसांग ने लिखा है कि
सहस्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा पूरे विश्व में प्रख्यात था। पूरा दिन अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान आचार्यों की मदद से किया करते थे। इस सिंह ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। तुर्क आक्रांता बख्तियार खिलजी ने जला डाला पूरा महाविद्यालय। फारसी इतिहासकार मिनहाज ई सिराज अपनी पुस्तक तबाकत ए नासिरी में लिखते हैं कि अफगानिस्तान के एक तुर्क कबीले में जन्मे इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गोरी की सेना में एक तुर्क सेनापति था, वह एक समय बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने उसका काफ़ी उपचार किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उसके सलाहकारों ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्राचार्य जी से उपचार कराने की सलाह दी, तो उसने पहले यह कहकर मना कर दिया कि वह किसी काफिर से इलाज नहीं कराएगा। लेकिन जब वह और ज़्यादा बीमार हो गया तो उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया तथा इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी हिंदुस्तानी की दी हुई दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और उन्होंने कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और वह ठीक हो गया। उसने जब अपने ठीक होने का कारण पूछा तो वैद्यराज राहुल श्री भद्र ने बताया कि उसने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था, जिससे आप स्वस्थ हो गए। यह सुनकर उसे खुशी नहीं हुई बल्कि उसे गुस्सा आया। उसने सोचा कि मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा एक काफिर का ज्ञान श्रेष्ठ कैसे है। एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी और उसने हजारों धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं को बड़ी बेरहमी से मार डाला। वहाँ इतनी पुस्तकें थीं कि जब आग लगी तो उसके 3 माह बाद तक पुस्तकालय से धुआं और आग की लपटें उठती रही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।